आज पढ़ाएंगे भाई। हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ाएंगे आज वीकेंड पे, जो है परप्लेक्सिटी करके एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड दे देंगे पिछली वीडियो से क्या चल रहा है हमारा। आज ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, पर जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो आज की हेडिंग डाल लेते हैं। आज की हेडिंग है हमारी इवैल्यूएशन मैट्रिक। ठीक है, और हमारे पास हम 6 इवैल्यूएशन मैट्रिक पढ़ेंगे, उसमें से सिर्फ एक आज पढ़ेंगे हम इवैल्यूएशन मैट्रिक, जो कि बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, क्योंकि एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक है जो केवल ट्रेनिंग के दौरान काम आती है। ठीक है, तो इसका कलर ब्लैक कैसे करते हैं, पेज कलर, मोर कलर्स। ठीक है, ब्लैक। इवैल्यूएशन मैट्रिक डाली मैंने टॉपिक हेडिंग। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था इवैल्यूएटिंग एलएलएम परफॉर्मेंस नाम का, हमने एक बड़ा सा टॉपिक शुरू करा था। उस बड़े से टॉपिक में ये इवैल्यूएशन एलएलएम परफॉर्मेंस नाम का मैट्रिक, ये टॉपिक हमने शुरू करा था। अब इसमें से हमने एक टॉपिक, दो सब टॉपिक्स निकल के आ रहे थे। वो था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक था हमारा इवैल्यूएशन मैट्रिक। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारे लॉस फंक्शन, जो हमने कल देख लिए थे और बिल्कुल बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ एक डेढ़ घंटे में हमने अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक। इवैल्यूएशन मैट्रिक के अंदर हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन मैट्रिक के टाइप क्या होते हैं। इवैल्यूएशन मैट्रिक के टाइप के बाद हम पहले टाइप को आज कवर कर लेंगे, दूसरे टाइप को हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो इवैल्यूएशन मैट्रिक होते क्या हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबने पढ़ लिए थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपकी एलएलएम, जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे जीपीटी जैसा मॉडल है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताना चाहते हैं। यही सेम काम इवैल्यूएशन मैट्रिक बताता है। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो जैसे इवैल्यूएशन मैट्रिक, व्हाट इज इवैल्यूएशन मैट्रिक? सो व्हाट इज इवैल्यूएशन मैट्रिक? तो होता क्या है इवैल्यूएशन मैट्रिक आखिरकार? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? अगर मैं डालूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है अपने पास? क्या अपने पास इसका आंसर है? हाँ, इसका आंसर है अपने पास, और वो आंसर है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आर नथिंग बट द टूल्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एलएलएम। ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक है टूल टू मेजर, क्या हो गया भाई? एक सेकंड भाई, लगता है आज प्रद्युम की एपीआई नहीं बन पा रही है दोबारा। परेशान है भाई सुबह से। बन गया भाई, आज बहुत मेहनत कर रहा है भाई बंदा। सीनियर डेवलपर बनेगा एक दिन। प्रद्युम मेरा दोस्त है भाई, एक बैकएंड इंजीनियर है बहुत तगड़ा। किसी को अपना कंपनी खोलनी हो, बैकएंड बनवाना हो, तो प्रद्युम के पास आ सकता है। तो व्हाट इज वैल्यूएशन मैट्रिक, टॉपिक पे वापस आते हैं। उसकी एपीआई बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। इवैल्यूएशन मैट्रिक क्या होता है? इवैल्यूएशन मैट्रिक होता है हमारे पास टूल टू मेजर द मॉडल परफॉर्मेंस। ऐसे टूल जिससे हम मेजर कर सकते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस। ठीक है, अब मॉडल की परफॉर्मेंस मेजर करके हम करेंगे क्या? ताकि हम हेलुसिनेशन बायस को कम कर सकें। ठीक है भाई, हमारे पास मैट्रिक आएगा, उस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में हम उस मैट्रिक को कम से कम करने की कोशिश करते हैं आमतौर पे। जैसे हमने लॉस फंक्शन में देखा था कि भाई लॉस फंक्शन को कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे हम। ठीक है, लॉस फंक्शन की वैल्यू को, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। ठीक है, तो टूल टू मेजर मॉडल परफॉर्मेंस दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस। तो ये चीज़ ध्यान देना कि ह्यूमंस को समझ में आनी चाहिए, शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस, वरना फायदा क्या है ऐसे बेंचमार्क्स डिफाइन करने का जिसको हम देख के समझ ही ना सके कि हमारा मॉडल अभी किस स्टेज पर है। ठीक है, ये हो गया हमारी वैल्यूएशन मैट्रिक। अब अगली चीज़ जो आती है वो आती है टाइप्स। भाई टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक के टाइप क्या हैं अपने पास? इवैल्यूएशन मैट्रिक के बतेरे टाइप हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम दो टाइप की बात करेंगे, दो ही होते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, पहला होता है हमारे पास इंट्रिंसिक 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 मैट्रिक। दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मैट्रिक। एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। इवैल्यूएशन दो तरीके से करा जाता है मैट्रिक्सेस में, दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के अंदर अपने बेंच मार्क्स हैं, एक्सट्रिंसिक के अंदर अपने बेंच मार्क्स हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? इंट्रिंसिक मैट्रिक का मतलब होता है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, कैसे हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, दे आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है ट्रेनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ट्रेनिंग के बाद जो फाइनली आ रहे हैं बेंचमार्क हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में हमारा एलएलएम कैसा है वो बताता है। ठीक है, क्या हो गया भाई?
ठीक है, तो इंट्रिंसिक मैट्रिक कौन से मैट्रिक होते थे हमारे पास, जिसमें ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आता है, देयर आर थिंग्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर इसको ऐसे ऐसे डेफिनेशन समझ आना मुश्किल है, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हम अभी देंगे या फिर अभी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है? ठीक है, सोचने दो मुझे। इंट्रिंसिक 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 यूक्लिडियन स्पेस 2 मिनट दो मुझे, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना कोई। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं इंट्रिंसिक मैट्रिक, जैसे कि परप्लेक्सिटी, ब्लू, रॉग। ठीक है, ब्लू दो तरीके के ब्लू होते हैं, बी एल यू यहाँ मैं BLEU वाले स्कोर की बात कर रहा हूँ, और रॉग स्कोर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब 2 मिनट दो। एवेल्युएशन मैट्रिक में हमारे पास, अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करता हूँ तो मेरे पास 3 पैरामीटर है, पर 3 पैरामीटर में बाकी परप्लेक्सिटी सबसे मेन पैरामीटर होता है, बाकी दोनों पैरामीटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो मैं परप्लेक्सिटी वाले पैरामीटर से ही बात करनी शुरू करूँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अभी ज़रूरत नहीं है। इंट्रिंसिक मेथड से इतना याद रखो, दे आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, कि जब तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस समय हमारा मॉडल कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है चीज़ों को, उस चीज़ के बारे में कौन बताता है? हमारा इंट्रिंसिक वाला बताता है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में और देखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा कि चैट जीपीटी। ठीक है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रिंसिक मैट्रिक रॉ है भाई, रॉ है बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूँ तो इसको कैसे एक्सपैंड करेगा? इंट्रिंसिक मैट्रिक आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव how well the model is performing on the task it was specifically trained to, accuracy during training and validation, providing feedback that helps guiding optimization, symmetric right भी, cross entropy loss। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्टिंग सीक्वेंस। हाँ, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंट्रिंसिक मैट्रिक वो मैट्रिक होते हैं जिसके अंदर हम ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, हम ट्रेनिंग को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं उसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव, एम ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसे अगर तुम इंट्रिंसिक मैट्रिक में देखोगे ना कि ट्रेनिंग तुम्हारी कैसे हो रही है, तो इसके अंदर तुम्हारा एक्यूरेसी प्रिसिशन भी आ सकता है। एक्यूरेसी प्रिसिशन और तुम्हारा क्रॉस एंट्रोपी, वो सब ट्रेनिंग के दौरान की चीज़ें हैं, तो तुम इनको भी कंसिडर कर सकते हो, पर हम नहीं करते, उनको एक सेपरेट टॉपिक में रखते हैं। द बाउंड्रीज आर अनक्लियर्ड। ठीक है, तो सिंपल है, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव की अगर बात हो रही है तो हमारे पास क्या इवैल्यूएशन है, डेफिनेशन से ज़्यादा हमें समझना है कि ये परप्लेक्सिटी बेंचमार्क काम कैसे करता है, और यही मोटिव रहेगा आज का हमारा। और मैं बात करता हूँ अगर एक्सट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक मैट्रिक जो है, सक्षम सीखेगा क्या भाई? है सक्षम, सीखेगा क्या भाई? आज परप्लेक्सिटी पढ़ा रहा हूँ भाई, गुड। एक्सट्रिंसिक मैट्रिक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मैट्रिक होते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपकी इवैल्यूएशन होता है ट्रेनिंग पे नहीं, फाइनली जो आपका मॉडल कैसा जिन बेंचमार्क्स पे परफॉर्म कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम वो देते हैं बेंचमार्क्स जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मैट्रिक नॉट कनेक्टेड टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के साथ कंबाइन नहीं होते। अब अगर मैं बात करता हूँ, इसमें हमारे पास क्या है, पांच मैट्रिक्स हैं। क्या है? 5 मैट्रिक हैं, और एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ देखनी होगी कि जब हम इनको डिस्कस करेंगे, क्या मैं पर लेक्चर एक समझाऊंगा इतना डिटेल में, या फिर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर 2 को 1 में, 3 को 1 में ऐसे भी समझा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 मैट्रिक है अपने पास एक्सटेंसिक में, ग्लू, सुपर ग्लू, बिग बेंच, हेल्म और फ्लास्क। ये हमारे पास 5 मैट्रिक है एक्सटेंसिक में, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। आज हमारे पास एक मैट्रिक है बात करने को, वो है हमारा इंट्रिंसिक मैट्रिक, जिसको हम परप्लेक्सिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इवैल्यूएशन मैट्रिक होते क्या है, टाइप्स क्या होते हैं उनके, और कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। इंट्रिंसिक ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में एक्सट्रिंसिक नॉट कनेक्टेड टू ट्रेनिंग। आज सिर्फ और सिर्फ हमारा एम रहेगा कि परप्लेक्सिटी को, उसका बैकग्राउंड, उसका पूरा मैथमेटिक्स समझते हुए हम आगे बढ़े, और आज हम कोड भी करेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक को निकालते कैसे हैं, एक बहुत ही सुंदर सी मैथमेटिकल अप्रोच है परप्लेक्सिटी निकालने की, सिंपल मैथमेटिक्स लगती है बहुत ही, और मुझसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा इसको, मेरे से बेहतर नहीं है कोई। तो ठीक है, परप्लेक्सिटी हेडिंग डाल लेता हूँ।
परप्लेक्सिटी हेडिंग डाल देता हूँ, परप्लेक्सिटी से शुरू करता हूँ। परप्लेक्सिटी हेडिंग डाल देता हूँ, परप्लेक्सिटी से शुरू करता हूँ। तो परप्लेक्सिटी का पहले इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। परप्लेक्सिटी का इंग्लिश मीनिंग होता है कन्फ्यूजन। भाई कन्फ्यूजन होना, इसका एक बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल है। मैं डेफिनेशन से पहले सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दूंगा। ये किसी ब्लॉग पोस्ट में था और मैं ब्लॉग पोस्ट का एग्जाम मैं बता भी देता हूँ कौन सा ब्लॉग पोस्ट था। ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है गिविंग क्रेडिट टू uptrain.ai, उनका एक ब्लॉग पोस्ट है, उसमें उन्होंने परप्लेक्सिटी का एक एग्जाम्पल दे रखा है। मैं एग्जाम्पल क्या देता हूँ परप्लेक्सिटी का एग्जाम्पल। ये मेरे पास सेंटेंस है, दी म्यूजिशियन प्लेड दी। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे परप्लेक्सिटी किसी को भी समझ में आ जाएगा कि होती क्या है। मैंने कहा कन्फ्यूजन, किस चीज़ की कन्फ्यूजन है भाई, ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है अपने पास, द म्यूजिशियन प्लेड डैश ऑन द स्टेज, क्या प्ले करा। ठीक है, मैं ऑप्शन देना शुरू करता हूँ। ऑप्शन 1 गिटार। ठीक है, और गिटार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वहाँ पर, गिटार आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं इसको शॉर्टकट लिख देता हूँ, गिटार आने की प्रोबेबिलिटी है अपने पास 0.2। ऐसे ही मैंने सिमिलरली लिखा। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन मेरे पास पियानो। पियानो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास वहाँ पर 0.2। मैंने कहा तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ वहाँ पर आने की सेक्सोफोन, सेक्सोफोन। ठीक है, और ये मैं अपना बना बना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ब्लॉग पोस्ट में आप चेक कर सकते हो। इससे ऐसा इंट्यूशन मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, फिर है हमारा ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट भी आ सकता है वहाँ पर, ट्रम्पेट से आएगा 0.2। और आखिरी ऑप्शन हमारे पास है, तो शुक्रिया सब्र खाने के लिए, कोलन लगाना भूल गए हम, वायलिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2। ये है अपने पास उदाहरण। मैंने कहा था दी म्यूजिशियन, संगीतकार क्या बजा सकता है, वो पियानो बजा सकता है, गिटार बजा सकता है, सेक्सोफोन बजा सकता है, ट्रम्पेट बजा सकता है, वायलिन बजा सकता है। मान लेते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास सिर्फ यही 5 चॉइसेस हैं। क्या कहा, मान लेते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास सिर्फ यही 5 चॉइसेस हैं और हर एक की होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.2 है, क्योंकि सबका सम करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आती है, नहीं सबका सम करके 1 आना जरूरी नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है 1 से 0 से 1 के बीच में। आई रिपीट, सबका सम करके 1 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोई समझ मत लेना कि सबका सम करके 1 आना चाहिए, ये सिर्फ उदाहरण है ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन 5 शब्दों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो तुम्हारी कॉमन सेंस क्या देती है, तुम्हारी कॉमन सेंस कहती है कि इन 5 शब्दों में से कोई भी शब्द आ सकता है। क्यों, क्योंकि भाई कोई कुछ भी बजा सकता है। तो कंफ्यूजन क्या है, तो मॉडल इज कंफ्यूज्ड कि भाई क्या दूं, मॉडल इज कंफ्यूज्ड, मॉडल इज कंफ्यूज्ड कि परप्लेक्सिटी की वैल्यू क्या होगी, और मॉडल इज कंफ्यूज्ड व्हाट टू गिव। तो कंफ्यूजन कितने शब्दों में है, कंफ्यूजन है मेरे 5 शब्दों में। आउट ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स कंफ्यूजन इज देयर, मतलब कितने शब्दों में कंफ्यूजन है परप्लेक्सिटी में। परप्लेक्सिटी की वैल्यू क्या है, कंफ्यूजन। भाई यहाँ पर 5 शब्दों में मेरे कंफ्यूजन है इस अंडर इस ब्लैंक में, तो परप्लेक्सिटी की वैल्यू क्या होगी 5। ये वाला एग्जांपल है, याद रखना, सिंपल है। 5 की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, तो 5 में से कौन सा शब्द आएगा 5। परप्लेक्सिटी इक्वल टू 5 मीन्स आउट ऑफ एनी 5 वर्ड्स एनी वर्ड कुड कम, वी हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन दीज 5 वर्ड्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जब ये चीज समझ में आ गई तो अब हम आते हैं परप्लेक्सिटी के असली फंडे पे। ठीक है, तो परप्लेक्सिटी की मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन बता दी, कंफ्यूजन। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया कि परप्लेक्सिटी वैल्यूएशन मैट्रिक कैसे है। इसलिए ये है भाई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, अगले टोकन के लिए वो बता पा रहा है, सेट ऑफ सीक्वेंस टोकन्स के लिए वो बता पा रहा है कि कंफ्यूजन कितने शब्दों में है। ठीक है, कि कंफ्यूजन कितने शब्दों में है। सो परप्लेक्सिटी इज नथिंग बट, परप्लेक्सिटी इज अ परफॉर्मेंस मैट्रिक। ठीक है, लिखते हैं परप्लेक्सिटी क्या है, कुछ नहीं है, एक मेरा परफॉर्मेंस मैट्रिक है। क्या है, परफॉर्मेंस मैट्रिक है। तो ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक है ये बताता है मॉडल के कॉन्फिडेंस को, मॉडल के कॉन्फिडेंस को। कोरिलेट्स वेल विद इट्स एक्यूरेसी, कोरिलेटिंग विद एक्यूरेसी। ठीक है, कि परप्लेक्सिटी बताता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, जितनी कम वैल्यू उतने ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट हो, और एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में। अब हमें आगे जाके हम इसका भी ड्रॉबैक भी देखेंगे, वी विल सी द ड्रॉबैक ऑल्सो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट में कि भाई ड्रॉबैक देखेंगे ताकि मैं भूल ना जाऊं। ठीक है, हम ड्रॉबैक देखेंगे कि भाई
परप्लेक्सिटी ड्रॉबैक कैसे हो सकता है? जो उसकी ताकत है वही उसकी वीकनेस है। मैंने एक पॉइंट बताया था पिछले से पिछले लेक्चर में कि जब हमने हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि परप्लेक्स की एलएलएम्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है कि जो एलएलएम्स हैं वो कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रखते। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि अगला टोकन प्रेडिक्ट कर देते हैं। पर तुम भाई थोड़ा सा भाई बस आधा घंटा। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई परप्लेक्सिटी के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट और लिमिटेशन हम दोनों डिस्कस करेंगे बाद में। मैं यहाँ पर मैं पहले वो बता देना चाहता हूँ क्या कि परप्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जनरल कैलकुलेशन कैसे होता है। ये तो सबको समझ में आएगा कि परप्लेक्सिटी होता क्या है, ये क्या इवैल्यूएशन मैट्रिक बताता है। ठीक है, ये सब तो समझ गए होंगे। ये सब चीज़ें तो समझ गए होंगे, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाउ इज परप्लेक्सिटी कैलकुलेटेड। मैं बेनिफिट और ड्रॉबैक बाद में बताऊंगा, पहले भी बता सकता पर ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैं परप्लेक्सिटी का फाइनल फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलो मैं पहले दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल खोल रखा था हगिंग फेस का। परप्लेक्सिटी का ये फाइनल फार्मूला है, तुम अगर देखोगे ये काफ़ी डरावना सा लगता है। इसमें एक्सपोनेंशिएशन भी है, इसके अंदर डिनोमिनेटर भी है, इसके अंदर लॉगरिथम भी है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी है, और इसके अंदर बेस थ्योरम भी लग रहा है। तो ये वाला देख के तो बहुत खतरनाक सा लगेगा, पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कितना आसान है अगर तुमने एक बेसिक सी चीज़ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज तुम्हें आती हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं अपनी भाषा में सरल सा लिख देता हूँ यहाँ पर कि परप्लेक्सिटी होता क्या है। मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर परप्लेक्सिटी होता क्या है। परप्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वन अपॉन एवरेज ऑफ एन एल एल। प्रदुम भाई थोड़ी सी आवाज करना यार, थोड़ी सी बस। एवरेज एन एल एल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एन एल एल की फुल फॉर्म एवरेज एन एल एल क्या, कुछ भी कह दो यार। ठीक है, कुछ भी कह दो। वन अपॉन प्रोबेबिलिटी कह दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जनरेटेड सीक्वेंस। ठीक है, एवरेज एन एल एल, नेचुरल लैंग्वेज एन इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। एन एल एल, एल एल का क्या मतलब था? एवरेज लॉस स्कोर, पता नहीं क्या था। एन एल एल मैं भूल गया यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नोटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी अभी हमें सीखना है। तो परप्लेक्सिटी इज इक्वल टू वन अपॉन कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, या फिर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते इसको, चलो ठीक है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, या फिर रुको एक सेकंड देख ही लेते हैं नोट्स में। नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी। अभी इस शब्द पे मत जाना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये डिराइव हुआ कैसे है। बहुत ही सरल है फॉर्मूला, बहुत ही सरल। ये साला कैपिटल कर दे रहा है, सेम है दोनों वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है, उससे नहीं लिख पाऊंगा, इससे लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही सरल सी चीज़ है। मैं पहले मैं अंदर वाली चीज़ लिखता हूँ पहले। नेचुरल लॉग के बारे में सबने पढ़ा है, क्या होता है? नहीं बन रहा। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी पी। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ पी। समेशन कर देंगे भाई इस नेचुरल लॉग का, समेशन कर देंगे इस नेचुरल लॉग का वन अपॉन एन। और बाहर लगा देंगे एक बढ़िया सा माइनस। ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी, अगर किसी को ऐसे देखना है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। मैं इसको अपने टर्म में लेता हूँ, मैं समेशन वर्ड नहीं बना सकता हूँ, तो क्या हुआ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी इज वेरी सिंपल, इट्स नथिंग बट माइनस ऑफ वन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, समेशन किसका? ठीक है, मैं सम फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ समेशन के लिए नोटेशन। नेचुरल लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की क्या है? प्रदुम भाई लीड लगा ले यार थोड़ी देर के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू ऑफ
आई करंट वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन ऑफ W ऑफ 1 कॉमा W ऑफ 2, और ऐसे मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इस पे मत जाना। और ये e टू द पावर माइनस है, मैं तो बताना ही भूल गया, ये एवरेज एनएलएम था ना, और ये 1 अपॉन नहीं है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये है मेरा एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस एन, ई एक्स पी टू द पावर एन। परप्लेक्सिटी की वैल्यू होती है e टू द पावर माइनस एन। ई एक्स पी, किसी को पावर का सिंबल पता हो तो ई एक्स पी टू द पावर माइनस, ये पावर में चल रहा है, अच्छा माइनस नहीं आएगा, नॉर्मल प्रॉब, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, मैंने इसको वैसे ही लिखा है और ये उसमें है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। और फाइनली ये कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यहाँ से आई। अब तुम कहोगे भाई ये तो फॉर्मूला है, तुम इंट्यूशन तो दो इसका, चलो ठीक है इंट्यूशन भी दे देते हैं। तो बहुत बढ़िया से इंट्यूशन देने की कोशिश करता हूँ इसका मैं। क्या तुमने बचपन में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है? तो प्रोबेबिलिटी जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो एक चीज़ तुमने देखी होगी, मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूँ। सपोज मेरे पास एक रेड बॉक्स है, मैं अब इंट्यूशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो जो चीज़ें कहता रहा हूँ सुनते जाओ, आखिरी चीज़ें सब कंबाइन हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे पास एक रेड बॉक्स है, उसके अंदर कुछ बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, और उनके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20% है। फिर आता है मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स, उसके अंदर है मेरे पास ब्लैक बॉल्स, उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? मान लो कि 30% है। अब मैंने क्या पूछा? 20% प्रोबेबिलिटी मतलब होने का क्या है कि अगर मेरे पास 100 रेड बॉल्स थी तो उसमें से 20 टोटल 100 बॉल्स में से मेरे पास 20 रेड बॉल्स थी। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टेकिंग आउट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स, बॉल टेकिंग आउट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स, गिवन, गिवन का सिंबल याद है सबको, सीधा खड़ा डंडा होता है, बॉल टेकिंग आउट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स गिवन, यू ऑलरेडी टेकन आउट, बॉल ऑलरेडी टेकन आउट फ्रॉम दी रेड बॉक्स, क्या होगी तुम खुद सोचो। रेड बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी, सपोज मैं गया, मैंने कहा कि रेड बैग से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने कहा कि रेड बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी 20% है। तो रेड के बाद ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड के बाद ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड के बाद ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी जितनी रेड के मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले ही 20% है, ठीक है, तो वो कितनी है? 0.2। तो 0.2 की का भी कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा हमारा ब्लैक बॉक्स में मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये घट के क्या होगी? 0.06 हो गई, ठीक है। तो 20% प्रोबेबिलिटी थी रेड बॉक्स में से एक रेड बॉल निकालने की, ठीक है। उस 20% में फिर अगली 30% प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल को निकालने की। तुम इसको कैसे समझो? इसको ऐसे समझो कि भाई एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो घटेगी ना। अगर मैंने सिक्का उछाला, मैंने कहा कि मैंने एक डाइस रोल करा, मैंने कहा पहली बारी में मेरे पास, ठीक है, सपोज 1 आ गया था, तो 1 के बाद 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? पहली बारी डाइस फेंका तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोबारा? 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना हो गया? 1/36। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। एक और एग्जांपल कंसीडर करो, पहला डाइस फेंका, मैंने कहा कि डाइस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? पहले डाइस आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/6। मैंने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ जब मैं दूसरा डाइस फेंकूं कि वो इवन नंबर आए, गिवन कि मेरे पास पहली बारी में 1 आ गया, तो पहली बारी में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/6। तो जब एक इवेंट हो गया उसके बाद ही अगला इवेंट होगा, तो 1/6 ही थी, 6 में से एक ही चांस था कि 1 आए। उसके बाद इस एक चांस में से भी इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए हमने एंड लगाया, मतलब अगली सीक्वेंस में आया, तो क्या आया अपने पास? 3/6 आया, जो कि है 1/2। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 1/12। तो 1/12 हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 0.2 तुम मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे। अब यही सेम चीज तुम एलएलएम्स में कैसे कर सकते हो? इम्प्लाइंग इट टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ अ रेड फॉक्स और डॉट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कहूंगा, अगर मुझे सिंपल सी बात कहनी है कि रेड फॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ए के आने की कितनी थी, ठीक है, ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी। मैं पीछे से शुरू करूंगा, लेफ्ट टू राइट, रेड फॉक्स डॉट। तो मैंने कहा ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ए के आने की प्रोबेबिलिटी थी कुछ होगी,
फिर मैंने कहा कि अब ए आ गया, ए के आने के बाद रेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है गिवन ए। फिर मैंने कहा कि जब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी अगर ए आ चुका है। अब अगली चीज मैं क्या कहूंगा कि भाई जो मेरे पास फॉक्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन कि अ रेड आ गया है, ठीक है, कि भाई ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, फिर मैंने कहा रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी अगर ए आ गया है, फिर मैंने कहा कि फॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी अगर अ रेड आ गया है, और मैं आखिर में कहूंगा कि डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन अ रेड फॉक्स। भाई तीनों टर्म आ गया ना, उसके बाद ही तो मैं डॉट की प्रोबेबिलिटी देखूंगा। तो तुम ये चीज तो समझ रहे हो कि तुम्हें मल्टीप्लाई से मिलेगी, क्योंकि एक इवेंट के बाद ही तो अगला इवेंट हो रहा है। ए आने की कुछ प्रोबेबिलिटी घटी, फिर ए के बाद रेड आने की कुछ आई, फिर कुछ आई, और अगर तुम 0 से 1 के बीच में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें छोटे नंबर्स मिलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.2 को मल्टीप्लाई करा 0.3 से, तो 20% का 30% कितना 0.06। अब अगर मैं कहूँ कि इन सब की वैल्यूज दे रखी है तो मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आखिरी में बन के आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फॉक्स कितनी आएगी। बहुत ही सिंपल है, मैं सिंपली कहता हूँ 0.4 में मान लेता हूँ ए आने की प्रोबेबिलिटी थी, मैं कह देता हूँ कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली गिवन ए 0.27 थी, मैंने कहा फॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी गिवन ए रेड 0.55, और फिर मैंने कहा कि डॉट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी गिवन ए रेड फॉक्स 0.79। मेरा 15-20 मिनट सोना है क्या तुझे? सो जा, मैं धीरे बात कर लूंगा थोड़ी और। तो भाई प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अ रेड फॉक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास 0.0469। कितनी आ गई 0.0469, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गया होगा। अब तुम ये इनपुट प्रॉम्प्ट देते हो, अगला टोकन प्रेडिक्ट करते हो हमेशा, तो तुम एक चीज़ को ध्यान से समझना, एक चीज़ को जो तुम ध्यान से समझोगे वो क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास सेंटेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये नंबर छोटा होता जाएगा। सपोज करो कि 100 वर्ड हो गए, तो 100 बारी 0 से 1 के बीच की चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब नंबर कितना छोटा हो जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग लेंथ को इंक्रीज करने पे दी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, बहुत छोटी छोटी होता जाएगा। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, हमने क्या कहा कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, जैसे सपोज करो कि रेड फॉक्स, जो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसकी मैं पावर लगा दूंगा क्या, पावर ऑफ 1 बाय नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 4, 1/n, ठीक है 1/n। सो टू, अब तुम कहोगे कि यार ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई, मैं इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम मेरे उदाहरण पे आओ वापसी, ये वाला उदाहरण देख रहे थे तो मैंने कहा क्यों ज़रूरी है। अगर तुम इस चीज़ को यहाँ पर लगाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, जब मैं 0.2 को 5 बारी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है। अभी समझ में आएगा कि मैंने पावर 1/n क्यों किया। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.2 0.2 0.2, ठीक है 5 बारी मल्टीप्लाई करा तो तुम्हारे पास क्या आया 0.0003, 5 बारी है ना। अब ये बहुत छोटा हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.2 की पावर 5, ये 0.2 की पावर कितना हो गया 5, जो कि मेरे पास किसके बराबर आया था 0.0003 के बराबर आया था। अब मैं क्या कहता हूँ 0.0003 टू द पावर ऑफ 1/5 कितना होगा 0.1974, ठीक है, और 1/0.1974 कितना होगा 5.0659, विच इज नियरर टू 5। तुम कहोगे जादू हो गया सर, ये तो जादू नहीं है, मैथ्स है। ये जादू नहीं है, मैथ्स है। पता है क्यों? बहुत ही सरल है। तुमने इसको मल्टीप्लाई करते गए तो तुमने काउंट मेंटेन करा, मैंने कितनी बारी मल्टीप्लाई करा उतनी बारी पावर में आ गया। यहाँ पर सेम प्रोबेबिलिटी थी तो मैंने इसको लिख दिया 0.2 की पावर 5, ठीक है, और उतनी ही टर्म से डिवाइड कर दिया। क्या तुमने कभी बचपन में पढ़ा है SQRT ऑफ 2, ठीक है, √2 की पावर 2 कितनी होती है 2 होती है, √2 की पावर 2 कितनी होती है 2 होती है। तो इसका मतलब अंदर वाली चीज़ अनअफेक्टेड रही। ऐसे ही मैंने क्या किया यहाँ पर, ऐसे ही मैंने ये किया यहाँ पर, क्या करा
मैंने यहाँ पर, हाँ मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 का अंडर रूट, ऐसे लिख देता हूँ ज़्यादा वैसे समझ आए, 2 की पावर 2 करी, ठीक है, फिर मैंने उसका अंडर रूट ले लिया। अगर तुम SQRT 2 की पावर 2, ठीक है, तो तुमने ये चीज़ देखी, मैंने पावर करा, मैं पावर मल्टीप्लाई करता गया, 2 का स्क्वायर की पावर अंडर रूट कितना होगा, सेम, क्योंकि आपस में कट जाएंगे, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो जितनी तुम पावर गेन कर रहे हो उतने से ही डिवाइड कर दोगे, तो वो तुम्हारा वैसा का वैसा रहेगा। क्या मैं यही चीज़ यहाँ पर बोल सकता हूँ? यहाँ पर बस प्रोबेबिलिटी अलग है। मैंने कहा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.79, मैंने चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 बारी मल्टीप्लाई करा, और शब्द कितने थे 4, तो मैंने 4 से ही डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कितना आएगा, मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू घट गई। अब मुझे इसको इंडिपेंडेंट लाना है प्रोबेबिलिटी की, तो मैं पावर स्क्वायर रूट ऑफ दैट n कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इट विल बी नियर टू 1 डिवाइड बाय 0.0469 इज इक्वल टू, अच्छा 1 डिवाइड बाय सॉरी, हाँ, जो प्रोबेबिलिटी आई है उसकी पावर में, तो मैं कहता हूँ कि 0.0469 पावर में 1 अपॉन कितना, कितने शब्द हैं 4, 0.4654 आ गया हमारा, ठीक है, 0.4654 हो गया, आ गया हमारा। और फिर मैं सिंपली कहता हूँ 1 डिवाइड बाय 0.4654 कितना आ गया, 2.1487। 2.1487 का मतलब समझते हो क्या होता है? 2.1487 का मतलब है, ये मेरे पास 2 अक्षरों में कन्फ्यूजन आता है, ये है मेरी परप्लेक्सिटी की वैल्यू, इट इज सिमिलर टू दिस वैल्यू, कि भाई इन 5 शब्दों में मुझे कन्फ्यूजन थी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मुझे रेड फॉक्स प्रेडिक्ट करना हुआ तो परप्लेक्सिटी वैल्यू 2.187 है, तो ऑन एन एवरेज मैं 2 अक्षरों में कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन स्टेट मैट्रिक स्टेट है मेरा 2.1487। मेरे ख्याल से तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। तुमने 1 अपॉन क्यों किया? तुमने 1 अपॉन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये इसी को तुम नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी कहते हो, 0.4654 ये है तुम्हारी ये। सो योर नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो योर नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 0.1974। तो जिससे ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, परप्लेक्सिटी की वैल्यू आ गई 5.067 इज इक्विवेलेंट टू 5। अभी भी तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो कि यार इतनी खतरनाक टर्म से कैसे हो गया, ठीक है। अब मैं ये इस वाली टर्म को डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस वाली टर्म को मैं कैसे डिराइव करूँगा, यहाँ तक समझ आ गया ना, ये मेरी नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं ध्यान से बोलूँ कि मेरी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मेरी नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी है 0.4654 और परप्लेक्सिटी की वैल्यू है मेरे पास 2.14, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ में आती है। अब मैं कहता हूँ कि तुम मेरे उस फॉर्मूले पे कैसे पहुंचे। मैं तुम्हें बहुत सरल सी बात बताने की कोशिश करता हूँ। ई टू द पावर नेचुरल लॉग कितना होता है, ई टू द पावर ln x कितना होता है, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई टू द पावर, ये ई है मेरा, ये है मेरा ln, ई टू द पावर ln x मेरा किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। ये बात तुम्हें समझ में आती है? आती है। अब इस फॉर्मूले पे आओ, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, -1/n समेशन ऑफ ln पावर p, ठीक है। और ये e टू द पावर में है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये क्या है, सो इट इज समथिंग e टू द पावर -1/n, पूरा फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि वहाँ पर कैसे पहुँचूंगा मैं। -1/n समेशन ln ऑफ, भाई मुझे ना पेन टाइप की ज़रूरत है लगता है मैथ समझाने के लिए, लगता है ख़रीदना पड़ेगा एक, ln ऑफ x, x मतलब प्रोबेबिलिटी। अब ये बात मेरी समझना, ठीक है। अब ये बात मेरी समझने की कोशिश करना कि ये परप्लेक्सिटी की वैल्यू कैसे है। e टू द पावर -x को मैं 1/e टू द पावर x लिख सकता हूँ। अब देखना मैं सेम चीज़ ले आऊँगा, अब देखना 1/e टू द पावर -x को मैं 1/e टू द पावर x लिख सकता हूँ, तो 1/n समेशन ऑफ ln x, ठीक है। और मैंने क्या कहा
ए लॉग बी क्या होता है मेरा, सबको पता है क्या? ए लॉग बी क्या होता है? ए नेचुरल लॉग ऑफ बी इज नथिंग बट ln ऑफ बी टू द पावर ए. ln ऑफ बी टू द पावर ए. ये चीज सबको पता है. अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ फिर तुम बताओ मुझे. ई टू द पावर, तो 1/n पावर में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ई टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 1/n. और ई टू द पावर ln x क्या होता है? x होता है, मैंने पहले बताया था. तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? केवल यहाँ पर बच जाएगा x टू द पावर 1/n. ठीक है. और x क्या था? मेरी सारी मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटीज. क्या था मेरा? मल्टीप्लाई करी हुई प्रोबेबिलिटी. तो ये क्या है मेरा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करी हुई प्रोबेबिलिटी तो थी ये सारी की सारी 0.0469 पावर 1/n. तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है. मेरे ख्याल से डेफिनेशन डेरिवेशन सब समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है. क्या है? अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है. मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा. क्यों? क्योंकि मैंने पूरी डेरिवेशन बताई है कि ई टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स होता है. और दूसरी बात क्या बोली? ए लॉग बी इजिकल ln ऑफ बी टू द पावर ए होता है. तो ये कितना हो गया? माइनस था 1/e टू द पावर एक्स कर दिया e टू द पावर माइनस एक्स को. 1/n को पावर में लेगा. e टू द पावर ln x क्या होता है? x होता है. और x क्या था मेरा? सारी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन. वो मेरा क्या है? 0.0469. ठीक है. और पावर किसका कर रहे हैं? 1/n का. जैसे इधर पावर 1/n का हो रहा है, ऐसे यहाँ पर भी पावर 1/n का हो रहा है. तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं. इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से सबसे बेहतर समझ में आएगा. ये सेम टू सेम चीज़ है. अब आ जाओ इम्प्लीमेंट करते हैं. मैंने पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है. मैं एक लाइन समझा देता हूँ क्योंकि टाइम बचता है उससे. ये मेरा एरे है. ये वही चार प्रोबेबिलिटी हैं जो आपने भी स्क्रीन में देखी थी. 0.4, 0.27, 0.55, 0.79. मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैथ डॉट प्रॉड से. प्रॉड फंक्शन होता है मैथ के अंदर. चारों को मल्टीप्लाई कर दिया. ये आ गया हमारा प्रॉब अंडरस्कोर नॉर्म. ठीक है. जो तुम अब तक देखते आ रहे थे. ठीक है. फिर मैंने क्या कहा? प्रॉब अंडरस्कोर नॉर्म को, सॉरी ये तो तुम्हारा क्या है? सही लिखा हुआ था, सॉरी मैंने. हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन करके जो आई, जैसे हमारे पास क्या आया था? ये आया था 0.0469. ये वो चीज़ है. ये x की वैल्यू है तुम्हारी. तुम इसको x समझ सकते हो. ठीक है. ये तुम इसको x समझ सकते हो. x समझ सकते हो इसको. ठीक है. फिर x टू द पावर 1/n. n क्या है तुम्हारा? ln ऑफ प्रॉब. तो तुम इसको n समझ सकते हो. ठीक है. और फाइनली तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? प्रॉब अंडरस्कोर नॉर्म. ठीक है. प्रॉब अंडरस्कोर नॉर्म 1/, प्रॉब अंडरस्कोर नॉर्म करके आया तो परप्लेक्सिटी की वैल्यू आ गई. और तुम्हारे पास फाइनली परप्लेक्सिटी की वैल्यू 2.148555 आ गई इस अप्रोच 1 से. ठीक है. मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश अप्रोच 1. और अगर तुम इसकी बात करोगे अप्रोच 2. ठीक है. तो ये हमारी अप्रोच 2 है. अप्रोच 2 में क्या था? ई टू द पावर मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ. ठीक है. एस अंडरस्कोर प्रॉप क्या था तुम्हारे पास? जितना तुमने मल्टीप्लाई करा था जो है तुम्हारा x. और ये क्या था? n. ठीक है. तो सिंपली तुम रिजल्ट निकाल दोगे. दोनों का रन करके देखोगे तो तुम्हारे पास मस्त से सेम आ रहा है कि 2.14 2.14 दोनों चीज़ें सेम है. तो आई होप से तुम्हें इससे पूरा का पूरा अंदाजा लग गया होगा. कोड कहोगे तो मैं दे दूंगा. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड परप्लेक्सिटी फ्रॉम इट्स बेस्ट टर्म्स. दो चीज़ें रह गई हैं बस 5 मिनट की. वो क्या है? हमारी बेनिफिट और इसके ड्रॉबैक. मेरे ख्याल से परप्लेक्सिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सबको. किसी को कोई नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं समझना पड़ा. इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं अगर तुमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है. सिंपली कि तुमने पावर 1/n क्यों किया. ठीक है. अब हमारे पास बस दो चीज़ें बचती हैं कि बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है. मैं जल्दी से बेनिफिट बता देता हूँ. बेनिफिट पहला है हमारे पास इससे फ्लुएंसी. और फ्लुएंसी को छोड़ दो, मॉडल कंपैरिजन करने में बहुत मदद मिलती है. दूसरा मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन करने में बहुत मदद मिलती है. तीसरा कंटेंट क्वालिटी इम्प्रूव होती है. ठीक है. फ्लुएंसी वाला पॉइंट ज़रूरी नहीं है. जनरलाइजेशन कैटेगरी कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ती हैं इससे. और तुम्हें खुद भी समझ सकते हो कि भाई तुम टोकन प्रेडिक्ट कर सकते हो अपना, मतलब कन्फ्यूजन प्रेडिक्ट कर सकते हो तुम. ये सारी चीज़ें वैलिड भी होंगी कि कैसे बाकी कंपैरिजन्स में हो रहा है, कितना ऑप्टिमाइज़ करना है और कितना कम करना है और किस पे बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है. ठीक है. कैसे जनरलाइज कर रहे हैं. कंटेंट क्वालिटी कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंप्रूव हो रही है परप्लेक्सिटी की वैल्यू कम करते करते. लिमिटेशन क्या है?
देखो लिमिटेशन आ जाती है हमारी वोकैबलरी। वोकैबलरी अगर सपोज मैं 1000 वर्ड्स में मेरी परप्लेक्सिटी की वैल्यू आ रही है, परप्लेक्सिटी की वैल्यू आ रही है 2.1, और यही सेम चीज़ मेरी जो है 10,000 वर्ड्स में मेरी आ रही है परप्लेक्सिटी की वैल्यू 2.1, तो कौन सा मॉडल बेहतर है? तो मुझे खुद बताओ, सोच के कौन सा मॉडल बेहतर है। अ मॉडल विद अ वोकैबुलरी ऑफ 1000 वर्ड्स और अ मॉडल विद अ वोकैबुलरी ऑफ 100 वर्ड्स विच हैव द सेम परप्लेक्सिटी स्कोर। तो जिसमें ज़्यादा वर्ड्स में से कम दे रहा है भाई वही बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 1,00,000 वर्ड्स में से अगर परप्लेक्सिटी की वैल्यू 2.1 दे रहा है तो ज़्यादा बेहतर है ना 1,000 वर्ड्स में से 2.1 देने के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। इसमें परप्लेक्सिटी की वैल्यू सेम है, वोकैबुलरी जिस ज़्यादा वो मेरे भाई मैं 10,000 वर्ड में से मुझे 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, ये ज़्यादा बेहतर मॉडल हुआ ना। 1,000 वर्ड में से भी तुम्हें 2 वर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा है, ये खराब मॉडल हुआ। तो ऐसे पता चल रहा है। और तुम्हें पता है नेचुरल लॉग, मैं नोट कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 ऑफ लॉग बेस 10। वोकैबुलरी समझ में आ गई। पॉइंट दूसरी लिमिटेशन है कॉन्फिडेंस की। मैंने कहा था ना ये वाला पॉइंट मैं बात करूंगा। अरे यार अगर परप्लेक्सिटी की वैल्यू कम होएगी, परप्लेक्सिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो एलएलएम की एक लिमिटेशन थी हेलुसिनेट करने वाली। वो कंडीशन क्या कहती थी हमें? वो कंडीशन हमें कहती थी कि एलएलएम भाई तुम्हारे उस दोस्त की तरह है जिसको सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मुझे नहीं पता, उसका काम है नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करना, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को करता है। अगर तुम्हारी परप्लेक्सिटी की वैल्यू कम है, तुम्हारा मॉडल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो वो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटीज कहेगा कि भाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, I am very confident over this thing. I had gave a very good probability, but we don't know whether that probability seems to be give a correct response or not. तो ये होता है अपना कॉन्फिडेंस। भाई परप्लेक्सिटी की वैल्यू कम होगी पर मॉडल का कॉन्फिडेंस वाली चीज़ तो सॉल्व ही नहीं हुई। भाई उसने प्रोबेबिलिटी अच्छी दी, तुमने 1 अपन प्रोबेबिलिटी करा, तुम्हें परप्लेक्सिटी की वैल्यू मिल गई, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पाई। क्रिएटिविटी का इम्पैक्ट करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी का इम्पैक्ट कर सकता है तुम्हारा इस ये। ठीक है, हैंडलिंग एम्बिग्यूटी, नॉट डिफिनेटिव इंडिकेटर, प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग एम्बिग्यूटी। ठीक है, लो परप्लेक्सिटी स्कोर, यही सब चीज़ें के कारण ये हमारे सारे लिमिटेशंस हैं। बाकी तुम और भी पढ़ सकते हो। आई होप से तुम, मेरे मोटिव था मेरा ये मैथ समझाना, क्योंकि इंट्यूशन आएगा। सबसे बड़ा इंट्यूशन था पावर 1/n³ करना, क्योंकि ये बात किसी को समझ नहीं आई कि पावर 1/n³ किया। सारे बोलते हैं नॉर्मलाइज कर, ज्योमेट्रिक मीन करा। मैं कहता हूँ ये वाला एग्जाम्पल देखो, जितना मल्टीप्लाई करा उतने से ही पावर 1 उतने का ही रूट ले लिया, इस कॉन्सेप्ट में निकाला है वो। ओके, हमने परप्लेक्सिटी का बेंचमार्क पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से। परप्लेक्सिटी के बेंचमार्क को पढ़ने के बाद अगले लेक्चर में कल हम देखेंगे कि कैसे दूसरे बेंचमार्क्स काम करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सोने का टाइम हो रहा है, बाय बाय।